ट्रेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। सो ये जो ट्रेड किसको बोलते हैं, तो फिर ट्रेड सबको पता है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, या इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो अभी जो डॉक्यूमेंटेशन की हम लोग बात करेंगे, ये डॉक्यूमेंटेशन इस तरीके से होगा जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों में यूज होगा। सो सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंटेशन की परिभाषा को समझते हैं। डॉक्यूमेंट्स मतलब एक ऐसा रिटन फॉर्म, ठीक है, एक ऐसा रिटन पीस ऑफ पेपर जो कुछ चीज को प्रूव करेगा। अगर कोई बंदा बोलता है सिर्फ एग्जांपल कि भाई मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, तो उसका प्रूफ क्या, तो भाई डॉक्यूमेंट उसका प्रूफ रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पूरी साइकिल में आपको ये चीज समझनी है कि ये पूरा जो सिस्टम है, जो साइकिल है ट्रेड का, ठीक है, वो बाकी की कॉन्सेप्ट भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा केयरफुल होकर काम करने वाली चीज है ना, वो है डॉक्यूमेंटेशन की, क्योंकि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। देखो भाई, एक एक एग्जांपल ले ले लो। अब अगर मैं ये इस चीज को मुझे चाहिए 10,000 US डॉलर्स, ठीक है, तो इसकी जगह पे अगर मैं गलती से इस चीज को बदल के अगर ऐसा कर दूं, तो इस चीज को बदल के अगर मैं ऐसा कर दूं, तो ये गलती नहीं चलेगी, ठीक है। तो सबसे अहम चीज, ठीक है, ये प्रूफ है किसी भी चीज का कि भाई हाँ आपने ये काम किया है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई बंदा है जिसको बोला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे बोलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि भाई एक काम करो आप 1 लाख रुपए का एक्सपोर्ट कर दो फॉर एग्जाम्पल, और जैसे ही आप अपना एक्सपोर्ट कर लोगे, हम आपको एज ए इंसेंटिव, एज ए एक मोटिवेशन 10,000 रुपीज देंगे, ठीक है। ये तो भाई इंसेंटिव हो गया, ये स्कीम हो गई, या अनाउंस हो गया है। तो भाई बंदे ने तो 1 लाख रुपए का एक्सपोर्ट कर दिया। अब खुश होकर गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट को बोलता है कि साहब मेरा एक्सपोर्ट हो गया। तो गवर्नमेंट कैसे मान लेगी कि भाई मैं इसको 10,000 दे दूं? तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आप मुझे प्रूफ दो कि आपने अपना एक्सपोर्ट कर लिया है। तो ये बंदा किधर जाएगा? ये बंदा ऐसा बोलेगा कि साहब ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे पेमेंट का डॉक्यूमेंट। तो भाई आप बैंक में जाके पूछ लो, बैंक वाला बोल देगा कि पेमेंट आ गया। तो पेमेंट आएगा कब? जब सामने वाला डालेगा। सामने वाला कब डालेगा? जब उसको सारा सामान मिल गया। तो भाई बैंक वाला भी तो आपको एक डॉक्यूमेंट ही देगा ना, जिसमें लिखा होगा कि हाँ भाई आपके अकाउंट में इतने सारे पैसे आ गए हैं। फिर धीरे धीरे और भी डॉक्यूमेंट्स हैं भाई, आप शिपिंग बिल सबमिट करो, जिसका मतलब होता है कस्टम ने आपको परमिशन दी है एक्सपोर्ट करने की। ये तभी मिलती है जब आप एक्चुअल में एक्सपोर्ट करते हो, आपने जीआर फॉर्म ले लिया। तो ये सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको एविडेंस के तौर पे यूज किया जाता है। एंड ये एविडेंस जो होते हैं वो प्रूफ है बेसिकली। इस चीज का प्रूफ है कि भाई आपने अपना काम खत्म कर लिया है, ठीक है, सक्सेसफुली आपने अपना काम खत्म कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ आपको यही देखना है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे अहम चीज यही होगी कि भाई डॉक्यूमेंट्स कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। सो भाई डॉक्यूमेंट्स 2 तरीके के होते हैं। एक को बोला जाता है कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, दूसरे को बोला जाता है रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स। कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक होते हैं ऑक्सिलरी और दूसरे होते हैं प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अभी समझने की कोशिश करो, कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स मतलब कौन से? तो कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कमर्शियल पर्पस से यूज होते हैं। किस चीज से? कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। उन डॉक्यूमेंट्स को बोला जाता है कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स। उसमें 2 तरीके के होते हैं। जो ऑक्सिलरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ऐसे बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं जो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स को इश्यू करने में या प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स बनाने में काम में आते हैं, ठीक है। सो ऑक्सिलरी डॉक्यूमेंट्स आर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स इन जनरल, आप बोल सकते हो। एक एग्जांपल ले लो भाई, ऑक्सिलरी डॉक्यूमेंट्स में आता है मेट रिसिप्ट, ठीक है। सो मेट रिसिप्ट के बिहाफ पे और इसके चलते आपको बीएल मिलेगा, ठीक है। एंड बीएल इज कंसिडर्ड एज अ प्रिंसिपल कमर्शियल डॉक्यूमेंट। उसके बाद आता है रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स। रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो देखो, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स जनरली रेगुलेशंस के लिए और गवर्नेंस के लिए यूज होते हैं। और ये काम अपने अलावा कौन करता है? तो भाई गवर्नमेंट बखूबी करती है। अब जहाँ जहाँ गवर्नमेंट नहीं पहुंच सकती, वहाँ वहाँ उन्होंने क्या किया है, अपने
कुछ काउंसिल्स बना के रखे, तो अल्टीमेटली ये वही लोग हैं जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर गवर्नमेंट के पास कुछ कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स के सबमिशन करता है, उसके बाद गवर्नमेंट जो उनको रिटर्न में कुछ परमिशन हो, जिसको बोलते हैं शिपिंग बिल फॉर एग्जांपल, ठीक है, बिल ऑफ एंट्री, कुछ टैक्सेशन भरने का इंस्ट्रक्शंस, कुछ टैरिफ भरने का इंस्ट्रक्शंस, ऐसा जो इंस्ट्रक्शंस देती है जो गवर्नमेंट की ओर से आता है। मतलब इसमें प्लस और माइनस अलाउड नहीं है, इसमें प्लस और माइनस अलाउड नहीं है, और ये सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स। तो हमने भाई क्या देखा कि दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं भाई, कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स हैं, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स। कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है। अभी गुड्स जो है, मतलब अभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये पूरी ट्रेड साइकिल में यूज होंगे। तो इसको इजी तरीके से याद रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बाइफरगेट करते हैं। हम ऐसे 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स देखने की कोशिश करते हैं जो गुड्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो भाई देखो, गुड्स के साथ सबसे अहम डॉक्यूमेंट जो जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं इनवॉइस। अभी देखो, ये नॉर्मल जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें इनवॉइस इनवॉइस होता है, लेकिन यहाँ पे आपको इनवॉइस को थोड़ा सा अलग से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जब एक्सपोर्टर सबसे पहले तो इंपोर्टर को एक ऑफर देता है, वो ऑफर अगर इंपोर्टर एक्सेप्ट करता है तो ठीक है भाई, साइकिल ओके। लेकिन अगर रिजेक्ट करता है, अगर वो ऑफर रिजेक्ट होती है, रिजेक्ट के कुछ कारण होते हैं, सो वो रीजंस मान लो कि शेयर किए जाते हैं, वो शेयर होते हैं, और अगर एक्सपोर्टर को लगता है तो वो री ऑफर करेगा। क्या करेगा? री ऑफर करेगा। री ऑफर करने से ये सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है, इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये फाइनल कंफर्मेशन देता है कि ठीक है। तो ये जो पूरी साइकिल है ऑफर, ठीक है, रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस जिसको बोलते हैं, ये जो साइकिल है, ये कहीं ना कहीं साइकिल एज अ प्रूफ कहीं पे रिप्रेजेंट नहीं की जाती, लेकिन अल्टीमेटली बातचीत शुरू हो गई थी। सो ये जो हो गया, इसके बाद एक्सपोर्टर एक ऑफिशियली इनवॉइस बनाता है। क्या बनाता है? एक इनवॉइस बनाता है, और इसको बोलता है, कब बोलता है? जब ये स्टेज पे एक्सेप्टेंस आ गया, ठीक है। अभी इनवॉइस बना के भेज दिया, अब इनवॉइस में क्या होगा? तो ये इनवॉइस में क्या होगा? एक्सपोर्टर्स की डिटेल्स होंगी, खरीदने वाले की डिटेल्स होंगी, ठीक है। टेंटेटिव शेड्यूल होगा कि भाई मैं किस तरीके से भेजूंगा, तो उसमें डिलीवरी जो टर्म होगी वो मेंशन की जाएगी, ठीक है। उसमें पेमेंट किस तरीके से एक्सपोर्टर एक्सपेक्ट करता है कि इंपोर्टर दे, वो बेसिक चीजें दी जाएगी। रेट दिया जाएगा, अमाउंट फाइनल दी जाएगी, अगर कोई टैक्स लायबिलिटी है तो वो दिया जाएगा, इंश्योरेंस कौन लेगा, बेसिकली ये तो आ गया डिलीवरी टर्म्स में, इनको टर्म्स में आप बोल दोगे, ठीक है। सो ये बेसिक चीजें होंगी जिसमें जाई जाएगी। एक चीज याद रखिएगा, ये इनवॉइस ऑफर के तौर पे भेजा गया है, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स नहीं बोल सकते, लेकिन इसको ऑक्सिलरी कमर्शियल डॉक्यूमेंट बोलेंगे। देखो, इनवॉइस है तो कमर्शियल तो बाय डिफॉल्ट हो गया, लेकिन ये प्रिंसिपल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो ऑफर दिया है मैंने। क्या दिया है? ये मैंने ऑफर दिया है सामने वाले को। हो सकता है कि इसके बाद भी थोड़ा सा माइंड चेंज हो और वो बोले सर कोई बात नहीं, चलो सर 5,000 और कम कर दो। सो ये इसको लेमेंस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? लेमेंस लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये इनवॉइस चेंजेबल है। ये इनवॉइस चेंजेबल है, बनने के बाद आप इसको चाहो तो आराम से चेंज कर सकते हो, और इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं ली जाएगी कि भाई आपने ये बोला था, अभी आप ये चेंज क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, ये ऑफर है, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें आ जाएंगी। एक चीज याद रखिएगा, ये सबसे पहले बनने वाला डॉक्यूमेंट है। क्या है? ये सबसे पहले बनने वाला डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इसको बेसिक डॉक्यूमेंट बोला जाता है, लेकिन अगर इसमें गलती हुई तो हो सकता है कि आगे बाकी के डॉक्यूमेंट्स जो आप इसके ऊपर से बनाने वाले हो सब में गलती जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई प्रोफर्मा इनवॉइस बन गया, ठीक है, प्रोफर्मा इनवॉइस बन गया। अभी सेकंड जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरीके से होगा कि ऑफर तो हो गई, सामने वाले ने एक्सेप्ट भी कर ली, सो अभी आप सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर करोगे। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एग्री करो
तो मेहरबानी करके सबसे पहले करेंसी कौन सी लेने वाले हो वो क्लियरली मेंशन कराओ, पेमेंट किस तरीके से आएगा, कौन सी चैनल से आएगा वो मेंशन करा दो, डिलीवरी की टर्म्स क्या रहेगी, किस तरीके से होगा, फोर्स मैज्योर किस तरीके से होगा ना, फोर्स मैज्योर इज एक्ट ऑफ गॉड काइंड ऑफ, ठीक है। अगर डिस्प्यूट होता है तो किस तरीके से डिस्प्यूट सेटलमेंट होगा, जुरिडिक्शन कौन सा लगेगा, ठीक है। अगर कोई पेनल्टी होती है तो किस तरीके से होगा, कितने डॉक्यूमेंट्स आप एक्सपेक्ट करते हो, एक्सपेक्टेड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एक्सपोर्टर साइड, लाइसेंस की क्या रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। आपको क्रेडिट पीरियड चाहिए तो किस तरीके का क्रेडिट पीरियड चाहिए, ओके। और सबसे अहम चीज़, आप जो सामान भेज रहे हो उसका क्वालिटी क्या होगा, सो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स किस तरीके से होगा, इंस्पेक्शंस क्या होंगे, अभी जो कोविड चल रहा है तो उसके हिसाब से और कितने लेबोरेटरीज के टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड। सो ये बेसिक चीज़ें आपको कॉन्ट्रैक्ट में रहेगी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट होगा कॉन्ट्रैक्ट, ये रिटन डॉक्यूमेंट हो गया, अभी आप कुछ नहीं कर सकते। सो वंस इट इज फ्रीज, सो प्रोफॉर्मा इनवॉइस में आपने ऑफर दे दी, प्रोफॉर्मा इनवॉइस में आपने ऑफर दे दी, वो ऑफर एक्सेप्ट हो गई, सो वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज सेकंड डॉक्यूमेंट्स। अब जैसे ही सेकंड डॉक्यूमेंट्स खत्म हो जाता है तुरंत आपको ऑफिशियली कमर्शियल इनवॉइस बनाना है। सो कमर्शियल इनवॉइस प्रोफॉर्मा इनवॉइस के ऊपर से आराम से बन जाएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी डेट इसमें डालोगे वो आपका डे वन, इस चीज का एक्सपोर्ट का डे वन मान लिया जाएगा, ठीक है। इस चीज को हम लोग डॉक्यूमेंट ऑफ कंटेंट भी बोलते हैं। क्यों, तो भाई हमने जो प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेजा था वो हमने सोचा था, दैट इज इन द स्टेज ऑफ प्लानिंग, लेकिन अभी जो कमर्शियल इनवॉइस हम लोग भेजेंगे वो पूरा प्लान होगा, ठीक है। सो इसमें आपको डिलीवरी, पेमेंट, ये सारी चीज़ें हम सोच रहे हैं ऐसा नहीं, हाँ यही चीज़ें हैं जो आपको करनी होगी। तो इसमें डिलीवरी और ये सारी चीज़ें होंगी, इसमें शिप कौन सा होगा, वैसल क्या होगा, किस तरीके से जाएगा, कितना बफर टाइम है, कितना देर लगेगा, कौन इंश्योरेंस लेगा, क्या चाहिए, तो ये सारी डिटेल्स इसमें आ जाएंगी जो प्रोफॉर्मा इनवॉइस में, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रोफॉर्मा इनवॉइस के ऊपर से कमर्शियल इनवॉइस बनाते हैं। सो बी केयरफुल, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे स्पेलिंग एरर्स नहीं चलेगी, वैल्यूएशन में गड़बड़ी नहीं चलेगी, करेंसी गलती से चेंज हो गई नहीं चलेगा, ठीक है। सो कमर्शियल इनवॉइस हो गया। उसके बाद मान लो कि कोई कंट्री वैसी है जो कमर्शियल इनवॉइस वैलिड नहीं करती, तो उस कंट्रीज के लिए आपको कंज्यूलर इनवॉइस बनाना होगा। अगर कंज्यूलर इनवॉइस भी नहीं चलता तो फिर आप फिर कस्टम इनवॉइस बना दीजिए। अगर कस्टम इनवॉइस भी नहीं चलता तो फिर आप लीगल इनवॉइस बना लीजिए। अब सवाल ये आया कि सर ऑलरेडी प्रोफॉर्मा इनवॉइस बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सो अगर सीआई नहीं चलता तो और इसमें से कौन सा, तो भाई पर्टिकुलर कंट्रीज अपने हिसाब से मांगती है, ठीक है। हो सकता है वो कंज्यूलर इनवॉइस मांगे तो कंज्यूलर इनवॉइस दो, वो कस्टम इनवॉइस मांगे तो कस्टम दो, वो लीगल मांगे तो लीगल दो। तो आपको ये चार में से कोई एक सिलेक्ट करनी होगी, आपको ये चार में से कोई एक सिलेक्ट करनी होगी। अभी क्या लॉजिक है इनके पीछे, तो देखो एक चीज है, देयर इज एन एक्सपोर्टर एंड देयर इज एन इम्पोर्टर। जितना रिस्क एक्सपोर्टर को है उतना ही रिस्क इंपोर्टर को है। एक्सपोर्टर को अगर पेमेंट का रिस्क है और उसमें ईसीजीसी है तो वो अपना रिस्क मिनिमाइज करेगा। तो सेम वे मान लो कि ये फॉरेन कंट्री है तो उसको भी तो देखना पड़ेगा। तो फॉरेन कंट्री वालों ने अपनी इंपोर्टर की सेफ्टी के लिए ऐसा बोला कि वे काम करते हैं, मान लो कि देयर इज अ कंट्री ए एंड देयर इज अ कंट्री बी, ये इंपोर्टर है और ये एक्सपोर्टर है। सो बी का अगर कोई बंदा जो ए में बैठा है, से फॉर एग्जांपल बी1, तो अगर बी1 तो इंडिया में ही बैठा हुआ है ना, तो अगर बी1 बोलता है कि भाई चलो ए में कंट्री ए में ए1 के साथ बिजनेस करोगे तो अच्छा है, टेंशन ना लो, तो बी1 उसी का आदमी है, उसने बोला, तो ये अपने इंपोर्टर को बोलेगा कि टेंशन मत लो, जहाँ से जो सामान आ रहा है वो जेन्युइन बनना है, जिस तरीके से आएगा सही तरीके से। तो ऐसे सेफ्टी के लिए। दूसरा रीजन है क्या होगा कि भाई एक्सपोर्टर अगर सारा सामान एडवांस में लेके सारी चीजें कंज्यूलर में काउंसलेट में जाता है तो क्या होता है कि एडवांस में पता चल जाता है कि भाई ओके एक महीने के बाद ऐसा पूरा एक कंटेनर मेरी कंट्री में जाने वाला है। वो लोग एडवांस से बिल ऑफ एंट्री की प्रोसीजर कर देते हैं, टैक्सेशन बना के दे देते हैं, टैरिफ भरने का पूरा टाइम दे देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसके चलते आपको इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अभी प्रोफॉर्मा इनवॉइस बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कमर्शियल इनवॉइस, कंज्यूलर इनवॉइस, कस्टम इनवॉइस, लीगल इनवॉइस भी बन गई। उसके बाद सबसे अहम चीज़ जो एक्सपोर्टर को बनानी है, ध्यान से सुनिएगा,
किसको बनानी है? एक्सपोर्टर को बनानी है, वो है पैकिंग लिस्ट एंड पैकिंग नोट। तो ये जो चीजें हैं, एक होता है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें आपको पूरा डिटेल में होगा कि भाई ये कंटेनर है, कितने पैकेजेस है। और दूसरा है इंडिविजुअल स्टेटमेंट। क्या है? इंडिविजुअल स्टेटमेंट। ये कौन बनाता है? तो भाई एक्सपोर्टर बनाता है। किसके लिए बनाता है? इंपोर्टर के लिए बनाता है। उसके बाद आया सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दो तरीके के होंगे, प्रेफरेंशियल एंड दूसरा होगा नॉन प्रेफरेंशियल। दोनों में फर्क है, ठीक है। कई बार हमने देखा है कि बच्चे पूछते हैं कि सर हम लोग चाइना से माल मंगवा लेंगे, ठीक है, उसका पैकिंग पैकेजिंग बदलेंगे, उसका पैकिंग पैकेजिंग बदल के यूएसए को चिपका देंगे, ठीक है। तो यूएसए भी इतना पागल है नहीं, उसको भी तो समझ में आता है कि भाई जो इंडिया वाला बंदा है जो मुझे भेज रहा है वो इस तरीके से भेज रहा है, तो वो क्या करेगा, कुछ जगह पे रिस्ट्रिक्शन डालेगा, कुछ ऐसी चीजें डालेगा। सो अल्टीमेटली यूएसए ने इंडिया को बोल दिया कि भाई देख इंडिया, हम दोनों के रिलेशन अच्छे, इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना से माल सामान तू ले और उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके मुझको चिपका। तो इस केस में यूएसए ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला कि भाई आप सर्टिफाइड करो कि आप जो सामान हमें भेज रहे हो दैट वुड बी मेड इन इंडिया ओनली। अभी ये प्रूव करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स? ये प्रूव करता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जो प्रूव करता है कि सामान इंडिया में ही बना हुआ है, इंडिया के बाहर बना हुआ नहीं है। हर इंडस्ट्री के हिसाब से थोड़े से रूल्स बदलते हैं, कुछ 65% तक अलाउ करते हैं, कुछ 75% तक अलाउ करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल अलाउ नहीं करते। तो अल्टीमेटली सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इट इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रूव्स दैट गुड्स हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ओनली। अगर दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट होता है, तो मान लो कि आप ये इंडिया है और ये कोई पार्टनर कंट्री है, इन दोनों के बीच में अगर एग्रीमेंट होता है तो वो प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेगा, और ए और बी के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो वो नॉन प्रेफरेंशियल। अभी सवाल ये होता है कि एक्सपोर्टर को अगर खुद को डिक्लेयर करना है, जैसे प्रोफार्मा इनवॉइस वो बनाएगा, कमर्शियल इनवॉइस वो बनाएगा, ठीक है, पैकिंग लिस्ट वो बनाएगा, पैकिंग नोट वो बनाएगा। तो ये क्या है कि वो खुद सेल्फ डिक्लेरेशन से बना रहा है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट एक्चुअली थर्ड पार्टी को ही बोलेगी। थर्ड पार्टी मतलब या तो आप किसी लोकल जीआईडीसी के मेंबर हो, तो वो लोग सर्टिफाई कर सकते हैं कि भाई हाँ सारा गुड्स यहाँ बनता है, या तो फिर एफजीआई जैसी बड़ी सी एजेंसीज बोल सकती हैं, या ईपीसीज बोल सकती हैं, या फीओ बता सकता है, ठीक है। तो ये लोग हैं जो प्रूव करेंगे कि ये भी गुड्स हैं। ये सारे जो गुड्स हैं, ये सारे के सारे गुड्स जो आपने भेजे हैं, वो सारे के सारे गुड्स इंडिया में ही बने हैं, ठीक है। वो सारे के सारे गुड्स इंडिया में बने हैं। सो अल्टीमेटली हमने जो देखा, जो डॉक्यूमेंट्स गुड्स के रिलेटेड है, उसमें हमने देखा प्रोफार्मा इनवॉइस, फिर हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो आईसीसी का कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, वो डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ डेफिनेशन समझने की कोशिश करो। उसके बाद हमने देखा पैकिंग लिस्ट, पैकिंग नोट, और बीच में रह गया कमर्शियल इनवॉइस, कंज्यूलर इनवॉइस, काउंसिलेट इनवॉइस एंड लीगल इनवॉइस। उसके बाद हमने देखा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो ये बहुत काम की चीज़ें हैं। तो इसमें से 4 डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर खुद बनाता है इंपोर्टर के लिए। किसके लिए बनाता है? इंपोर्टर के लिए। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए वो जाता है किसी और के पास और बोलता है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये आप मुझे बना के दो और इस तरीके से बना के दो, ठीक है। तो दिस इज